ओके, तो हम लोग नए टॉपिक में जंप कर रहे हैं, जो है तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली नेचर में सबसे पहले जो मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का जो स्टार्टिंग हुआ था वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही हुआ था। नेचर में कुछ ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो नेचुरली डीके करते हैं स्मॉल न्यूक्लियाई में, ठीक है। और वो मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड, मतलब पहली बार जो जिसने देखा होगा उसने ये नहीं सोचा होगा कि न्यूक्लियाई डीके कर रहा है, उसने बस देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें से रेडिएशन निकल रहा है या फिर कुछ इमिट कर रहे हैं वो, और उसको उसने बोला रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नेचर में डीके, ये तुम्हारा ऑब्जर्व किया, यहाँ से तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली शुरू होता है। इससे ही लोगों ने रियलाइज किया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्टिविटी हो सकती है। ओके, और इसमें सबसे पहले उसके बाद कई लोगों ने आफ्टर मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन, सर जैसे तुमने पता होगा कि 1905 में 1905 या 1908 में नोबेल प्राइज मिला था मैरी क्यूरी और उसके उनके हस्बैंड को फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्यूरी एंड पियरे, पियरे का स्पेलिंग में भूल गया, इनको तो मैं नोबेल प्राइज मिला था फॉर रेडियम, ठीक है ना, रेडियम। तो रेडियम में इन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइन की थी। उसके बाद शायद पियरे क्यूरी तो कोई एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन 1911 में फिर से मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन पहली बार इनको मिला था फिजिक्स में। मैं पता नहीं क्यों ये सब बता रहा हूँ, और ये तुम्हारा केमिस्ट्री में था। ओके, तो मैरी क्यूरी पहली ऐसी लेडी थी या पहला ऐसा पर्सन था जिसको दो नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में, और प्लस पहली ऐसी लेडी थी जिसको दो नोबेल प्राइज मिले। ओके, दो अलग अलग स्ट्रीम्स में वो भी। उसके बाद सेम मैं इनकी इनकी कोई डॉटर थी, उसने 1934 में 1934 में लेबोरेटरी में एक रेडियो एक्टिव मटीरियल डेवलप किया। तो उनने उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल प्लस एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, तो उनको एक नया एलिमेंट मिला, समथिंग दिस, और विच डिकेज विथ, मतलब ये तुम्हारा डिके करता है विथ पॉजिट्रॉन, ई प्लस में डिके करता है, और इसकी हाफ लाइफ होता है 2.4 मिनट समथिंग, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट था जो लेबोरेटरी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डेवलप किया गया था। ओके, तो इसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला। तो एक फैमिली में 3 नोबेल प्राइज। ओके, इनकी जो डॉटर थी उसने डेवलप किया था। तो ये फाइनली ये एविडेंस करता है कि अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिविटी है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं नोट डाउन करूंगा, और उससे हम लोग एक मैथमेटिकल लॉ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले होता क्या है, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये फैक्ट्स। तो प्रॉपर्टीज तुम्हारी ये है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस डीके है वो तुम्हारा इंडिविजुअल एटम पे डिपेंड करता है और एज अ सैंपल पे डिपेंड नहीं करता। ओके, जैसे तुम ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो भी देखते हो, जैसे तुमने अगर हाइड्रोजन लिया और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन कराया, तो हाइड्रोजन एज अ सैंपल चेंज होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक एक एटम चेंज होगा, तुम्हें जो ऑब्जर्वेशन होगा वो एज अ सैंपल मिलेगा। जैसे तुम अगर किसी मान लो कि सोडियम या फिर कोई केमिकल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालते हो तो लिटमस ब्लू होता है, वो एज अ सैंपल टोटल चेंज होता है ना। बट न्यू जो रेडियो एक्टिव डीके थे वो तुम्हारे इंडिविजुअल एटम में चेंज हो रहे थे और सैंपल में एक साथ चेंज नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला ये था कि रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके डिक्रीजेस विथ टाइम, विथ टाइम। तो इसका जो रेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब जब शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी के बहुत रैपिड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो धीरे मतलब स्लो होते जाते हैं। तो इसका रेट चेंज हो रहा है। सेकंड ये है कि चेंजेस द इंडिविजुअल एटम नॉट द होल सैंपल। एटम नॉट द सैंपल। ओके, थर्ड ये था, इसकी प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व थी कि जो रेडियो एक्टिव डीके थे वो प्रोबेबिलिस्टिक थे, प्रोबेबिलिस्टिक या स्टैटिस्टिकल थे, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिस्टिक या फिर स्टैटिस्टिकल, इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक सिंपल एटम लो तो जरूरी नहीं है कि वो डिके करेगा ही। तुम्हें पता है कि रेट है इस कुछ एक रेट से डिके कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो डिके हो। ठीक है, वो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी, तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, कभी विद सर्टेनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कब डिके करेगा। तो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, इसकी वजह से तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि इसका जो जो मतलब तुम्हारा फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। ये इसका मतलब ये होगा कि ये डिके का टाइप एक्सपोनेंशियल है। डीके, एक्सपोनेंशियल डीके का मतलब होता है कि विथ टाइम ये स्लो होगा और ऐसे जाएगा। मतलब पहले ये रैपिडली डिक्रीज होगा इसकी क्वांटिटी, लेकिन धीरे धीरे ये स्टेबल होते जाएगा और इन्फिनिट टाइम तक फॉलो करेगा। ओके, तो मतलब ये इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल तुरंत नील नहीं होगा, मतलब उसको तुम हमेशा उसका मतलब रेट कितना ही फास्ट हो वो इन्फिनिट टाइम तक सरवाइव कर सकता है। ओके, तो इसके बाद इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके क्या हम एक मैथमेटिकल लॉ डेवलप कर सकते हैं, तो यही मेरा मेन टास्क होगा इस क्लास में कि कैन वी डेवलप अ मैथमेटिकल लॉ फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टीज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि तुम्हारा जो रेट है वो तुम्हारा dn/dt वो प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। मतलब क्योंकि डिक्रीजेज विद टाइम, तो टाइम के साथ जैसे ये डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज होगा, तो dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, ना क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि n जैसे डिक्रीज होता है वैसे रेट डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ये इसको इसका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे, dn/dt शुड बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n, और n तुम्हारा टाइम का फंक्शन है तो ये भी n इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो लैम्डा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। ओके, लैम्डा को हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते हैं, और ये फॉर अ प्रॉपर मटेरियल या फॉर अ प्रॉपर स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेसिफिक होगा, मतलब ये फिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला मैं मिटा रहा हूं। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये फंक्शन है, वहां पे मैंने ये 4 प्रॉपर्टी लिखी थी, 3 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज हमें ये इक्वेशन मिली, इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो, तो मान लो कि तुम्हें एन टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करना चाहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको तुम सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करके, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, dn/nt एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करो फ्रॉम, मान लो कि इनिशियल एन एन नॉट है और ये फाइनल एन तुम्हारा एन होगा, एन टी होगा, और यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम टी होगा कुछ। ओके, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा एल एन एन नॉट एल एन एन लिमिट एन नॉट टू एन टी इक्वल्स यहाँ पे आएगा क्या, माइनस लैम्डा टी। ओके, अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल एन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा एन टी माइनस एन नॉट इक्वल्स टू, सॉरी लॉग था ना, यहाँ पे लॉग आएगा, लॉग माइनस में आएगा तो सिंपली तुम इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ एन टी माइनस एन नॉट, माइनस वाला डिवीजन में आ जाएगा लॉग इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, एक्सपोनेंशियल ले लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट माइनस एन नॉट लैम्डा, सॉरी लॉग का एक्सपोनेंशियल लोगे तो इधर सिंपली एन टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एन नॉट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द गिवन टाइम टी। ओके, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन मिल गया। इससे तुम और भी प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हो, जैसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं वो कि अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द टोटल सैंपल बिकम्स हाफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ओके, हाफ लाइफ टाइम सिंपली ये है कि जैसे मान लो तुमने 10 एटम से शुरू किया, 10 एटम या 10 न्यूक्लियस से शुरू किया,
तो द अमाउंट ऑफ टाइम विच इट विल टेक टू बिकम 5, मतलब आउट ऑफ 10 न्यूक्लियाई 5 डीके हो जाएंगे और 5 बचे रहेंगे, उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ पे तुम्हारा एन नॉट क्या है? एन नॉट इज एन एट टी इक्वल्स टू 0। ओके, ये सबको होपफुली क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा हाफ लाइफ। ओके, तो हाफ लाइफ क्या है एग्जैक्टली कि तुम्हारा द टाइम इन विच द सैंपल बिकम्स हाफ। तो फॉर मान लो कि तुम्हारा टी हाफ को तुम टी, तो ये तुम्हारा टी हाफ है, तो टी हाफ मतलब क्या होगा तुम्हारा कि एन टी हाफ विल बी इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2। ठीक है, तो एन टी हाफ तुम्हारा एन नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए। तो एन नॉट बाई 2 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया एन नॉट बाई 2 इक्वल्स टू एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी 1/2 टी हाफ। इसको सॉल्व करोगे अगर तुम्हें क्या मिलेगा? एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, 1/2 नेगेटिव ले लो तो यहाँ आ जाएगा एल एन 2 इक्वल्स टू लेमडा टी हाफ। मैं माइनस साइन से इसको ऊपर ले आया 2 को, ये होगा लेमडा 1/2 होगा, माइनस साइन जो यहाँ पे है उसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा। इसको पूरा ही कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी हाफ। अब तुम क्या करो, दोनों साइड लॉग लो तो लॉग हो जाएगा ये एल एन 1/2, और एल एन 1/2 को तुम सिंपली क्या लिख सकते हो? इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लेमडा टी हाफ, और ये माइनस इधर अब्सॉर्ब करोगे तो सिंपली एल एन 2 हो जाएगा। एल एन 2 इक्वल्स टू लेमडा टी हाफ, और लेमडा टी हाफ इक्वल्स टू एल एन 2 बाई लेमडा, और एल एन 2 की वैल्यू फिक्स होती है 0.693 बाई लेमडा। तो ये तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है। हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डीके कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ डीके, और ये एक फैक्टर है एल एन 2 का। तो टी हाफ विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो यूजुअली जब तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तुम्हें टी हाफ गिवन होगा, तुम्हें लेमडा निकालना होगा, या फिर लेमडा गिवन होगा टी हाफ निकालना होगा, और उसका यूज करके मान लो कि तुम्हें टी हाफ गिवन है और कोई बोले कि आफ्टर 5 सेकंड हाउ मेनी पार्टिकल्स आर रिमेनिंग, तो तुम उसमें सबसे पहले लेमडा निकालोगे, लेमडा को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करोगे, तुम्हें इनिशियल एटम्स दिए होंगे, आफ्टर 5 सेकंड तुम्हें यहाँ पे देखना होगा T5 क्या होगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में तुम यहाँ 5 पुट करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हें आफ्टर 5 सेकंड बचे होंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है तुम्हारा मीन लाइफ टाइम। ठीक है, तो किसी को डाउट अभी तक? ये सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, और तुम्हें ये कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, तुम्हें हमेशा ये सॉल्यूशन आएंगे, बट तुम्हें डेराइव करना आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इज मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम मतलब एवरेज लाइफ टाइम, और एवरेज तुम्हें सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? हमें यहाँ पे टाइम एवरेज निकालना है। ओके, मीन लाइफ टाइम। ओके, तो मीन लाइफ टाइम का मतलब है कि द एवरेज टाइम इन विच द न्यूक्लियस द एलिमेंट विल डिके। ओके, तो जैसे कोई मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है और वो इस टाइप का है, सिमेट्रिक है, इसका एवरेज हमेशा बीच में आएगा। तो एवरेज हमें क्या देता है कि अप्रोक्सीमेटली तुम कंसीडर कर सकते हो कि हर न्यूक्लियाई इतना टाइम लेगा डीके करने के लिए, लेकिन कई न्यूक्लियाई बहुत, मतलब मान लो ये तुम्हारा टाइम है, तो मान लो ये टाइम इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स का क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर न्यूक्लियाई 20 आवर में डीके होगा, लेकिन कुछ न्यूक्लियाई 1-2 आवर में भी डीके हो सकता है, कुछ 20 ईयर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 आवर तुम्हारा क्या है? एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब सारे न्यूक्लियाई एग्जैक्टली 20 आवर पे डीके होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ न्यूक्लियाई बहुत जल्दी डीके हो रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई बहुत लेट डीके हो रहे हैं, और सबका टाइम एवरेज जो है वो तुम्हारा 20 आवर आ रहा है। ओके, तो इसको निकालने के लिए जब भी तुम्हारे पास कोई टाइम, मतलब जो ऐसा कोई फंक्शन होता है जो वेरिएबल होता है और तुम्हें एवरेज निकालना हो, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं, जैसे मान लो एक्स का एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन एक्स पी एक्स डी एक्स। ठीक है, पी तुम्हारा क्या है? प्रोबेबिलिटी, और एक्स तुम्हारा जो वेरिएबल है जिसका एवरेज निकालना है, और उसको तुम इंटीग्रेट करोगे।
तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, और डिवाइड बाय, मतलब हाँ ये प्रोबेबिलिटी इसी टाइप से करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तुम प्रोबेबिलिटी को वेव फंक्शन के स्क्वायर से लिखते हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स में तुम कैसे लिखते हो, जैसे तुम्हें निकालना होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज ऐसे निकालता है, तो तुम इसको लिखते हो वही मतलब साई स्क्वायर मॉड एक्स डी एक्स डिवाइड बाय, तुम्हें पता है कि ये नॉर्मलाइज नहीं होगा तो इसलिए तुम नॉर्मलाइज करते हो साई स्क्वायर मॉड डी एक्स। तो ये साई स्क्वायर मॉड तुम्हारा क्या, साई स्टार साई, जो कि और डिवाइड बाय ये, तो ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी हो जाता है, और ये एक्स का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना, 0 टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेम थिंग। तो यहाँ पे हमारा टाइम है जो कि वेरी करेगा, ये मैं सिंपली तुम्हें बता रहा था कि एवरेज होता क्या है। अब जैसे तुम्हें ये टाइम का करना है, तो टाइम के केस में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा टाइम हो जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम हो जाएगा, और ये p तुम्हारा टाइम पे डिपेंडेंट है dt। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पहले कैसे डिसाइड करेंगे ये देखो। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ओके, तो अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो तुम्हें सिंपली लिखना होगा कि dn बाय dt इक्वल्स जो है तुम्हारा माइनस लेमडा n। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी तुम कैसे डिफाइन करोगे, पी एन या फिर पी एन इक्वल्स टू का कि द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई विच आर डिकेइंग, वो होगा तुम्हारा डी एन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा एन। ओके, तो अगर तुम्हारा डी एन बाई डी टी यहाँ पे गिवन है, तुम एन को इधर ट्रांसफर करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, डी एन बाई डी टी इंटू 1/n। तो ये क्या हो गया, डी एन बाई एन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, और डिवाइड बाय डी टी हो रहा, तो ये तुम्हारा ये टर्म क्या हो गया, डी एन बाई डी टी इंटू 1/n इक्वल्स टू क्या जा रहा है, माइनस लैम्डा, और ये तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी टी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर है जो कि तुम्हें यूज करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। तो तुम इसको कैसे डिटरमाइन करोगे, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी यूज करना है यहां पे, तो तुम लिखोगे डी एन बाई डी टी, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम होगा, और डिवाइड बाय होल डीके। तो तुम्हारा मीन लाइफ टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल्स होगा 0 टू इन्फिनिटी टाइम इंटू मॉड ऑफ डी एन बाई डी टी, जो कि तुम्हारा टाइम का प्रोबेबिलिटी है, और एन हम फैक्टर का कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड इंटू डी टी। और ये क्यों तुम्हारा नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसे तुम नॉर्मलाइज करने के लिए 0 टू इन्फिनिटी डी एन बाई डी टी डी टी। ओके, तो ये तुम्हारा टर्म होगा मीन लाइफ टाइम के लिए। इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले डी एन बाई डी टी की वैल्यू पुट करो, जो कि तुम्हारा क्या होगा, लैम्डा एन। ओके, और एन तुम्हारा क्या है, ई टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ओके, तो तुम्हें यहां पे पुट करना होगा, जैसे ये तुम्हारा टर्म एन तुम्हारा क्या, एन टी है, एन फंक्शन ऑफ टी, इसको तुम लिख सकते हो सिंपली माइनस लेमडा ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, है ना। तो ये तुम्हारा डी एन बाई डी टी है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, लेमडा लेमडा कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों में कांस्टेंट आएगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस लेमडा टी ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी डी टी डिवाइड बाय 0 टू इन्फिनिटी डिवाइड बाय 0 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी डी टी। तो देखो यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो रहा है, कांस्टेंट है क्योंकि। अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, जो कि तुम करना यहाँ फर्स्ट जो न्यूमरेटर टर्म है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, सेकंड टर्म तुम्हारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलना चाहिए यहाँ पे 1/λ। ओके, तो तुम्हारा यहाँ से आता है रिजल्ट टाउ इक्वल्स टू 1/λ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा मीन लाइफ टाइम है वो जस्ट इनवर्स ऑफ द डीके कांस्टेंट। ठीक है, मीन लाइफ टाइम इज द इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट। ओके, तो डीके कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो मीन लाइफ टाइम कम होगा, मीन लाइफ टाइम, और डीके कांस्टेंट बहुत कम है तो मीन लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होगा। ओके,
ओके, तो ये मीन लाइफ टाइम हमें देता क्या है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर रिमेनिंग एंड डिड नॉट डीके एट द गिवन टाइम, ओके, या फिर ऑन एन एवरेज इतने न्यूक्लियाई डीके नहीं करेंगे। बट अगर तुम्हें एक कोई सैंपल लो, प्रैक्टिकली देखें हम इन चीजों को, प्रैक्टिकली देखें तो अगर तुम्हारे पास एक कोई सैंपल है तो उसमें तुम कितने न्यूक्लियाई कैसे काउंट करोगे? अगर तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल दिया जाए, मैं बोलूं कि ये माउस है, माउस में कितने न्यूक्लियाई हैं, तुम ऑब्वियसली नहीं काउंट कर सकते, बट तुम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर डिकेइंग काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे तुम्हारे पास एक सैंपल है जो कि रेडियो एक्टिव है, मान लो ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, तुम क्या करो, अब तुम्हें इसमें इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं तुम्हें काउंट नहीं कर सकते, बट ये कितने टाइम में न्यूक्लियाई डीके करना, कितने न्यूक्लियाई एक टाइम के विद इन टाइम डीके कर रहा है, ये काउंट करना ज्यादा इजी होगा, है ना। तो जैसे मान लो कि फ्रॉम T1 टू T2, तुम क्या करो, इसको सिंपल को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो और यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको काउंट करो, तो जितने रेडिएशन निकल रहे होंगे उतने न्यूक्लियाई डीके हुए हैं, है ना। अगर जितनी बार रेडिएशन निकलेगा उसके अमाउंट से तुम डिटरमाइन कर सकते हो कितने न्यूक्लियाई डीके किए हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? डेल्टा एन, मॉड लगा रहा हूं क्योंकि ऐड हो सकते हैं कई बार, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन तुम्हारा क्या होगा एग्जैक्टली? डेल्टा एन को तुम लिख सकते हो क्या, N2 माइनस N1, या फिर N1 माइनस N2, क्योंकि अमाउंट कम हो रहा है इसलिए हम N1 माइनस N2 लिख रहे हैं। और N1 माइनस N2 को तुम लिखोगे क्या, तुम्हारा सिंपली ये होगा NT1 माइनस NT2, ओके। तो NT1 और NT2 का तुम फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हो, क्या होगा सिंपली ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस लेमडा ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा, नहीं सॉरी, लेमडा नहीं आएगा यहाँ पे, N0 माइनस लेमडा T1 माइनस N0 ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T2, ओके। तो मान लो लेमडा T1 माइनस लेमडा T2 इक्वल्स टू, यहां से तुम लिख सकते हो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डेल्टा T, है ना। तो यहां से तुम इसको लिख सकते हो N0 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू पावर माइनस लेमडा T1 और यहाँ माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T1 प्लस लेमडा T, ओके। तो यहां से तुम फिर से कॉमन ले सकते हो टर्म और तुम्हें सिंपली क्या मिलेगा, अगर तुम यहां से ई टू पावर लेमडा T1 कॉमन ले सकते हो, यहां पे तुम्हें आ जाएगा डेल्टा एन मॉड इक्वल्स टू आ जाएगा N0 ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T1 टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा डेल्टा T, ओके। तो ये टर्म आ रहा है। अब देखो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस, तुम्हारा 1 प्लस आएगा माइनस लेमडा टी प्लस लेमडा टी माइनस लेमडा टी डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे इफ डेल्टा टी इज मच मच स्मॉलर देन टी हाफ, टी हाफ, है ना। अगर तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम से जो तुम्हारा ये डेल्टा टी है बहुत स्मॉल है, तो उस केस में तुम्हारा ये डेल्टा टी तुम्हारा 1/λ से भी बहुत स्मॉल होगा और 1/λ2 से बहुत स्मॉल होगा। तो उस केस में तुम इसका हायर ऑर्डर टर्म इग्नोर कर सकते हो और सिंपली फर्स्ट ऑर्डर टर्म लोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म तुम्हारा क्या आएगा, इसको तुम्हारा ये और सेकंड ये, तो यहाँ से आएगा डेल्टा एन इक्वल्स टू N0 e टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T1 इंटू डेल्टा टी, ओके। तो केवल ये फर्स्ट, कर लो, हेलो, हाँ बोलो, ऐड कर लो। ओके। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर टर्म आ रहा है। अब देखो ये तुम्हारा डेल्टा एन यहाँ पे सिंपली ये आ रहा है, इसको तुम पहले ही लिख सकते थे ऐसे, कहाँ पे, 2 मिनट, एक लैम्डा टर्म भी आएगा, सॉरी हाँ लैम्डा डेल्टा टी, तो यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा टी को अगर हम ट्रांसफर करें, इसको मैं इधर ले जाऊं, ये तुम्हारा मॉड है,
तो सिंपली क्या आ जाएगा, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी मॉड विल बी इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू पावर माइनस डेल्टा टी, है ना। यहाँ पे टी को मैं मतलब T1 को सिंपली टी लिख रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारा टाइम है ना। 2 मिनट में कुछ मिस्टेक किया क्या? नहीं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा वापस वही आ गया जो हमने पहले डेराइव किया था। अगर तुम्हें याद हो तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखा था, लैम्डा एन टी, और एन टी तुम्हारा क्या होगा, सिंपली ये। तो वापस हमें मिल गया, और इसको हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी। तो ये तुम्हारा कहलाता है एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या फिर सिंपली एक्टिविटी। इसको हम लोग टिल्टेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। बट तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी पड़ेगी। हेलो, कोई डाउट किसी को? हर्षद, म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो ये तुम्हारा एक्टिविटी, बस तुम्हें ये एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि ये एक्टिविटी का ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेल्टा टी मस्ट बी मच मच स्मॉलर देन टी हाफ। अगर तुम्हारा डेल्टा टी हाफ के कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, और उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है फॉर्मूला। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा यूजली जो टाइम ऑफ कंसिडरेशन होता है वो टी हाफ से बहुत स्मॉल होता है। लेकिन देखो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारा जो टी हाफ है वो बड़ा होगा, एटलीस्ट आवर्स में तो होना चाहिए, ठीक है। और प्लस टी हाफ को बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। टी हाफ अगर बहुत बड़ा होगा, मान लो कि 50 ईयर्स है टी हाफ, तो उस केस में तुम डीके ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। तो डीके ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो डेल्टा टी तुम्हें बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि उतने टाइम के लिए तुम बैठ नहीं सकते। अगर 50, मान लो कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का टी हाफ एग्जैक्टली एज ऑफ द अर्थ है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर तुम्हें उसके लिए यूरेनियम का डीके देखना है तो तुम्हें उसको नेचुरल डीके देखना है, तुम्हें बहुत ईयर्स वेट करना पड़ेगा, और उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, है ना। तुम उतने देर के लिए एक एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रुक सकते। तो इसलिए तुम्हें ये एक्टिविटी है, इसको तुम, ये तुम्हारा बहुत स्पेसिफिक केस है जब तुम्हारा टी हाफ बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। अगर बहुत छोटा होगा, मान लो ये तुम्हारा मिली सेकेंड्स में है, तो टी हाफ तुम्हारा कितना और स्मॉल होना चाहिए, मतलब नैनो सेकेंड्स में होना चाहिए। बट नैनो सेकेंड्स में तुम मेजरमेंट ले नहीं सकते फिजिकली एटलीस्ट, है ना। तो उसके लिए तुम्हें या तो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए या फिर तुम्हें इसको अपडेट करने की जरूरत है। ओके, तो एक्टिविटी का फाइनल फॉर्मूला यही है अभी हमारे पास। तो हम एक्टिविटी के बारे में थोड़ा और देखेंगे क्या होता है ये। तो एक्टिविटी को हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तुम्हारे यहाँ पे लैम्डा एन नॉट है, तो एक्टिविटी को तुम ऐसे डिफाइन करो, ए नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। और ए नॉट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सिंपली लैम्डा एन नॉट, है ना। लैम्डा एन नॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए नॉट, ये तुम्हारा क्या है, सिंपली एक्टिविटी एट, मतलब एक्टिविटी एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 जब तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे जो एक्टिविटी होगी वो तुम्हारी ए नॉट होगी, और इस केस में तुम सिंपली ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब थ्योरेटिकली होना चाहिए डेल्टा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 एक्टिविटी इंटू डी टी, ये तुम्हारा होना चाहिए। बट क्यों, फॉर अगर तुम्हारा टाइम ये कंडीशन फॉलो करता है तो इसको तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन इक्वल्स टू एक्टिविटी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम्हारा टाइम बहुत स्मॉल है, ऑब्जर्वेशन टाइम तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम से बहुत स्मॉल है, तो उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, तुम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। बट अगर तुम्हारा टाइम कंपेरेबल टू हाफ लाइफ है, जैसे मान लो कि हाफ लाइफ भी तुम्हारा कुछ मिनट्स है और तुम ऑब्जर्वेशन भी कुछ मिनट्स में ले रहे हो, तो उस केस में तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा, और तुम्हें पता करना होगा एक्टिविटी का एग्जैक्ट टर्म क्या होगा, जो कि तुम्हारा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो होपफुली हमें ये केसेस कभी मतलब नहीं आएंगे क्वेश्चंस में, और यूजुअली नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, एक्टिविटी को प्लॉट करते हैं। मान लो तो ये सारे एक्सपोनेंशियल प्लॉट हैं, अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल प्लॉट करना है तो एक्टिविटी का प्लॉट तुम्हारा इस टाइप से जाएगा कुछ। ये तुम्हारा एक्टिविटी है सम, तो अगर t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा ए तुम्हारा क्या होगा, सिंपली ए नॉट होगा,
ए नॉट, और यहाँ से तुम्हारा ये एक्सपोनेंशियल डिके करेगा इस टाइप से, ये तुम्हारा टाइम है। तो ये देखो ए नॉट से एग्जैक्टली हाफ यहाँ पे हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया टी हाफ, और यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया ए नॉट बाई 2। तो इसका एग्जैक्टली हाफ यहाँ पे होगा ए नॉट बाई 4 और ये तुम्हारा कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये टाइम देखो बढ़ते जाएगा और इसका हाफ होते जाएगा, ये तुम्हारा बाई 8 होगा, बाई 8 के लिए 3 टाइम्स ऑफ समथिंग होगा इस टाइप से। तो ये ग्राफ प्रोसीड करेगा। तो इस चीज को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो लॉग, अगर दोनों साइड लॉग ले लोगे तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा, और उस केस में तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो टर्म निकलेगा क्या, एक साइड तो हो जाएगा ln ऑफ एक्टिविटी, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा टी, है ना, और उसका स्लोप जो होगा वो तुम्हारा लैम्डा होगा। अगर तुम लॉग ले लो तो ln एक्टिविटी बाई ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। तो ये अगर तुम्हारा ये टाइम है और ये एक्टिविटी का रेशियो, तो ये सिंपली स्ट्रेट लाइन मिलेगा तुम्हें, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो तुम्हारा लैम्डा होगा। ओके, नेगेटिव में आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और स्लोप तुम्हें, जैसे ये तुम्हारा एक्टिविटी है और ये टाइम है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व करना, इससे तुम जल्दी रेट निकाल सकते हो, तो इसलिए लोग लॉग लॉग प्लॉट ज्यादा प्रेफर करते हैं प्लॉट करना। ओके, एनी डाउट? ओके सर, हाँ, आपने जो बुक भेजी थी ना क्रेन वाली, सर उसमें पेज नंबर 158 के बाद पेजेस गायब है कुछ। अच्छा हो सकता है ऐसा, मैं देखूंगा उसको, अगर मुझे नई कॉपी मिलेगी तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, 158 के थैंक बाद। यू सर। ओके, यस सर। न्यूक्लियर डीके और न्यूक्लियर रिएक्ट, मतलब ये एक्टिविटी है नहीं इसका मतलब। ओके यस सर, आप अगर आपके पास हो तो भेज दीजिएगा। ओके, ठीक है मैं भेज दूंगा। तो हम लोग आ गए थे कहाँ पे, एक्टिविटी। हाँ, तो एक्टिविटी मतलब बेसिक क्वांटिटी है जो हम मेजर करते हैं यूजुअली। ठीक है, एक्टिविटी हमें क्या देता है कि मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है रेडियो एक्टिव डिके की, हम वो एक्टिविटी के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन एक्टिविटी बहुत प्रैक्टिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी तो मैं सिंपली क्या देता है, नंबर ऑफ डिकेज देता है ना, वो ये नहीं देता किस टाइप का डिके हो रहा है, उस डिके की एनर्जी क्या होगी, रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी। तो अगर मान लो तुम्हें स्टडी करना है कि तुम्हारे रेडिएशन का तुम्हारी स्किन पे क्या इफेक्ट होगा, या बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट होगा, प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा, या इवन किसी सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो उस केस में तुम्हें एक्टिविटी का कोई यूज नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल इतने रेट से डिके कर रहा है, अगर तुम्हें पता नहीं कि किस एनर्जी से डिके कर रहा है, उसकी जो रेडिएशन आ रही है उसमें क्या एनर्जी है, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो एक्टिविटी सिंपली एक नंबर टर्म है, स्टैटिस्टिकल टर्म है, जो कि हम फिजिक्स में यूज करते हैं, और बाकी जगह हमें और मतलब बेटर क्वांटिटीज की जरूरत होती अगर तुम्हें न्यूक्लियर डीके को मतलब क्वांटिफाई करना है। बट एक्टिविटी फिर भी इंपॉर्टेंट है, और इसका यूनिट तुम्हें अगर देखना होगा तो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है? एक्टिविटी का बहुत, हाँ हाँ बोलो बोलो। सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। हाँ, तो इसका तुम बेसिक तुम ये कर सकते हो कि डीके पर सेकंड है ना, डीके पर सेकंड, तो ये तुम्हारा बेसिक यूनिट होगा। इसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, ये तुम्हारा एसआई यूनिट होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैक्यूरल से। बैक्यूरल मतलब पहला कोई फिजिसिस्ट था या फिर केमिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व की थी, उसको ऑनर करने के लिए हम लोग इसको बोलते हैं बैक्यूरल। बैक्यूरल BQ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिंपली क्या होता है, डीके पर सेकंड। बट ये पॉपुलर यूनिट नहीं है, और इसकी जगह ज्यादा पॉपुलर यूनिट है क्यूरी। क्यूरी को हम लोग बोलते हैं CI से रिप्रेजेंट करते हैं, CI, और ये तुम्हारा होता है कितना, 3.7 इंटू 10 डीकेज पर सेकेंड। ओके, तो ये ज्यादा पॉपुलर यूनिट है, 3.7 इंटू 10 डीकेज पर सेकेंड। ओके, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम ये मतलब इवन प्रॉब्लम्स में तुम कई बार देखोगे कि डीके कांस्टेंट या फिर जो एक्टिविटी है वो तुम्हारा इस फॉर्म में दिया हुआ। तो ये इससे तुम एक्टिविटी वंस तुम्हारे पास अगर एक्टिविटी गिवन है तो तुम उससे तुम लैम्डा निकाल सकते हो तुरंत, है ना। ओके,
तो मतलब अगर तुम्हें टी नॉट टी इक्वल टू टी नॉट एक्टिविटी गिवन है तो सिंपली तुम्हारा, और तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो लैम्डा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो वो तुम्हारा लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा तो तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उससे। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ डीकेस क्या हो सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली टाइप ऑफ डीकेस पे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में जाएंगे। मान लो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। मतलब सबसे सिंपल केस ये है, जो हमारे सारे एजम्पशन इस मतलब सारे कैलकुलेशन इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि एक बार जो न्यूक्लियर डिके हो रहा है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में डिके हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा अगर तुम्हारा यूरेनियम है वो सीधे लेड में डिके हो रहा है, तो लेड स्टेबल है नेचर में, है ना। तो लेड आगे डिके नहीं करने वाला, उस केस में हमारी इक्वेशंस वर्क करेंगी और जो भी डिके हो रहे हैं वो तुम्हारे स्टेबल होंगे, है ना। एक बार जो एंड जो ये इनिशियल ओरिजिनल पार्टिकल है वो डीके होके डॉटर न्यूक्लियाई में डीके हो रहा है और वो डॉटर न्यूक्लियाई एग्जैक्टली स्टेबल है। तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना होगा वो कैसे मेजर करेंगे। तो एग्जैक्टली जितने न्यूक्लियाई डीके हुए हैं वो तुम्हारे डॉटर में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये सिंपल अकाउंट करना। तो हमारे पास अगर अमाउंट ऑफ डीके है, एन टी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम, एन टी इक्वल टू लिख रहे हैं एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं। तो कितने न्यूक्लियस डीके हो रहे हैं उसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सिंपली मान लो तुम्हारा ये N1 है तो ये N नॉट हो गया। तुम क्या करो, इस NT में से N नॉट को सबसेट करोगे। मान लो तुम्हारे पास एट टी इक्वल टू 0 तुम्हारे पास N नॉट पेरेंट न्यूक्लियाई थे जो कि डीके हो रहे हैं। तो एट टी इक्वल टू सम लेट्स से कि T1 तुम्हारा क्या होगा, ये NT1 हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस विल बी N नॉट माइनस NT1 विल बी N2, है ना। N2 क्या होगा, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इक्वल टू क्या होगा, N नॉट माइनस NT। और NT का फॉर्मूला यहां से रखो तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करो तो N2 इक्वल टू मिलेगा N2 एट T टाइम T विल बी, या फिर टाइम T1 विल बी N नॉट माइनस N नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T1। यहाँ से N नॉट कॉमन ले लो, N नॉट 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा T1। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर टी इक्वल टू 0 होगा तो डॉटर न्यूक्लियर के नंबर 0 होंगे। टी इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0 हो जाएगा, सिंपली डॉटर न्यूक्लियर हो जाएगा 1 माइनस 1 क्योंकि ये टी 0 है, और सिंपली ये 0 होगा। तो एट टी इक्वल टू 0 N2 इज इक्वल टू 0। एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, अगर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो सारे पेरेंट न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे डॉटर में, और तुम्हारा ये होना चाहिए इंप्लाइज N2 इक्वल्स टू N नॉट। तो देखो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 हो रहा है, मतलब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 बाई ई टू पावर लेमडा टी विच विल बी इक्वल टू 0, तो ये सिंपली N नॉट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो और ये हमेशा ट्रू होगा कि N1 प्लस N2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू N नॉट। तो ये कंडीशन है तुम्हारी जो कि हमेशा द अमाउंट ऑफ पार्टिकल शुड बी कंजर्व, है ना। इवन जब डीके हो रहा है तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पेरेंट्स प्लस डॉटर शुड बी इक्वल टू N नॉट। ओके, तो ये तुम्हारा केस था अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। अगर मान लो कि हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे कि कई बार जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं और वो फर्दर डीके करते हैं, उस केस में हमारी इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेटेड होंगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके अलावा मैं एक और केस कंसीडर करना चाहता हूँ कि मान लो ये सिंगल न्यूक्लियाई है जो दो टाइप से डीके हो रहा है। मान लो कि दो मोड्स में डीके हो रहा है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि एक ही न्यूक्लियाई से दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो मान लो तुम्हारे पास एक सिंगल न्यूक्लियाई एन है और ये दो टाइप से डीके हो रहा है, और पहला प्रोडक्ट ए है दूसरा है बी। तो दोनों का रेट भी अलग हो सकता है, इसका रेट होगा लेमडा बी, इसका होगा लेमडा ए। ऊपर दिख रहा है ना लेमडा ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेमडा ए। ओके, तो दो टाइप से डीके हो रहा है अगर ये मान लो, तो दोनों का अलग अलग रेट होगा। तुम इसको लिख सकते हो डी एन बाई डी टी एट मोड ए विल बी इक्वल्स टू माइनस लेमडा ए एन टी
और ऐसे ही होगा dn बाई dt एट मोड b विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा b एन टी। ओके, और दोनों का जो टोटल डीके कांस्टेंट होगा वो दोनों का समेशन होगा, तो dn बाई dt टोटल विल बी इक्वल टू इन दोनों का समेशन, मतलब कि माइनस लैम्डा a एन टी माइनस लैम्डा बी एन टी। ओके, ये तुम्हारा, तुम इसको लिख सकते हो टोटल माइनस लैम्डा टोटल एन टी। तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है कि लैम्डा टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, लैम्डा टोटल विल बी इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, है ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं इसका तुम हेडिंग डाल लो कि डीके इन टू मोड्स, ठीक है। इसको तुम हेडिंग डाल सकते हो टू मोड डीके। ओके, टू मोड डीके में ये तुम्हारा सिचुएशन होगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो लैम्डा टी होगा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ओके, अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि तुम एक मोड को दूसरे मोड से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा नहीं करो कि ए मोड को स्टॉप कर दो और बी को मेजर कर पाओ, इसलिए तुम लैम्डा बी इंडिविजुअली मेजर करो, फिर बी स्टॉप कर दो ए को मेजर करो। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ओके, बट न्यूक्लियस दोनों ही मोड में डीके हो रहा है कॉन्स्टेंटली, है ना, या फिर तुम विद टाइम दोनों ही मोड में डीके हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट होंगे वो ए और बी दोनों मोड में होंगे, और उन प्रोडक्ट को क्लासिफाई कैसे करोगे तुम। तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो तुम्हारा इस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा ए बाई लैम्डा टी पे। ये तुम्हारे नंबर फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जो ए मोड में डीके होंगे, और लैम्डा बी बाई लैम्डा टी तुम्हारे फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जो बी मोड में डीके होंगे। ओके, तो मान लो कि तुम्हारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है एन, तो एन तुम्हारा डीके हो रहा होगा, एन टी विल बी इक्वल्स टू, जो कि तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई है वो होगा तुम्हारा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टोटल टी। ओके, बट तुम्हारे पास यहाँ पे एन ए प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो किस फ्रैक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट का वो था ऑलरेडी, तो ये तुम्हारा होगा सिंपली पहले बात तो कि तुम्हारा एन नॉट वन माइनस ई टू पावर लैम्डा माइनस लैम्डा वन टी इस टाइप से होना चाहिए। बट तुम्हें पता है कि ये सिंपली ए और बी दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कहाँ से डिसाइड होगा, इससे। तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा लैम्डा ए बाई लैम्डा टी। ओके, और ऐसे ही तुम्हारा बी का डिसाइड कर सकते हो तुम, बी फ्रैक्शन जो होगा वो तुम्हारा होगा लैम्डा बी टी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बी बाई लैम्डा टी टोटल एन नॉट इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा वन लैम्डा टोटल, यहाँ पे भी लैम्डा टोटल है टी। तो नोटिस ये करना चाहिए हमें कि देखो दोनों ही केस में एक्सपोनेंशियल में हमेशा लैम्डा टी आएगा, और ये लैम्डा ए और लैम्डा बी तुम्हारा क्या होगा, डिपेंड करेगा फ्रैक्शन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पे, है ना, कि किस मतलब ए मोड में जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका फ्रैक्शन जो है वो लैम्डा ए पे डिपेंड करेगा, और बी मोड में लैम्डा बी पे। ओके, तो इस टाइप की जो इवन कई बार न्यूक्लियाई मल्टीपल मोड्स में, मोर देन टू मोड्स, मोर देन थ्री मोड्स में भी डिके कर सकता है, उस केस में तुम्हारे ये फ्रैक्शंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली तुम्हारा लैम्डा ए बाई लैम्डा टी, लैम्डा बी बाई लैम्डा टी, लैम्डा सी बाई लैम्डा टी इस टाइप से होता जाएगा। ओके, तो वो फ्रैक्शंस तुम्हारे इस टाइप से सम अप होंगे। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा एक और कॉम्प्लिकेटेड टर्म आता है। मान लो तुम्हारे पास मिक्सचर है, मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल है जो कि प्योर नहीं है, और तुम उसको केमिकली प्योरीफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नेचर में मान लो तुम्हें अगर यूरेनियम और प्लूटोनियम मिलता है, तो ऑब्वियसली तुम यूरेनियम को प्लूटोनियम से सेपरेट कर सकते हो विथ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। बट अगर तुम्हें मान लो कि मैं बोलूं कि कॉपर 61 और कॉपर 62 है, कॉपर 61 और कॉपर 62 एक दूसरे के आइसोटोप है, बट आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर आइसोटोप्स हैं दो, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। तो हमारे पास दो आइसोटोप है, कॉपर 61 और कॉपर 64। ठीक है, ये दो आइसोटोप है, इसको हम लोग केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, और दोनों की लाइफ टाइम अलग अलग है। कॉपर 61 का है 3.4
आर्स, हाँ, इसका हाफ लाइफ टाइम है, टी हाफ है 3.4 आवर, और जो कॉपर 64 है उसका हाफ लाइफ टाइम है 12.7 आवर, इसका है 12.7 आवर। ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों का अगर तुम्हें मिक्सचर है तो तुम अगर उसका डीके कांस्टेंट मान लो कि तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, दोनों इसमें दोनों ही है, और उसका तुम डीके ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हें जो जो डीके मिलेगा वो तुम्हें कलेक्टिव डीके मिलेगा, है ना, और उससे तुम्हारे दोनों ही ग्रेड डिफेक्ट होंगे, और तुम दोनों को इंडिविजुअली पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हम इन दोनों का डीके कांस्टेंट निकाल पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम एक्टिविटी प्लॉट किया, इसका हम लोग मान लो एक्टिविटी मेजर करेंगे, कितनी एक्टिविटी है पर यूनिट टाइम, कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, कितने मतलब एलिमेंट डीके कर रहे हैं, वो तुम्हें एक ग्राफ देगा, इसको तुम प्लॉट करोगे, तुम्हारे पास ऑब्वियसली एक कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, और दोनों का हाफ लाइफ टाइम अलग अलग है, दोनों का फ्रैक्शन भी अलग अलग है, तो तुम यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन नहीं निकाल सकते। तुम क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे कितने डीके पर सेकंड हो रहे हैं, उसको तुम एक्टिविटी को टाइम के साथ प्लॉट करोगे, ये तुम्हारा टाइम है, और हम लोग लॉग ऑफ एक्टिविटी प्लॉट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। बट इसका जो लॉग ऑफ एक्टिविटी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता क्योंकि ये मिक्सचर है, तो ये तुम्हें कुछ इस टाइप से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मतलब क्लासीफाई करते हैं कि दोनों का हाफ लाइफ अगर डिफरेंट है, तो जिसका हाफ लाइफ स्मॉल होगा वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा, और जिसका हाफ लाइफ ज्यादा, सॉरी, जिसका हाफ लाइफ स्मॉल होगा वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा, जल्दी डीके करेगा, और जिसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा वो यहाँ डोमिनेट करेगा और वो यहाँ डीके करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टेंजेंट लेते हैं इससे और इससे। ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल लाइंस है इसको हम लोग सेपरेट असाइन कर देते हैं कि ये तुम्हारा CU61 के लिए होगा, ये 64 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा, ये बाद में डीके करेगा, ये पहले डीके करेगा, है ना। तो ऐसे करके हम ये इनके हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, और इनके इंटरसेप्ट, इनके स्लोप्स, इन जो टेंजेंट्स हैं इनके स्लोप से तुम्हें ये नंबर्स मिल जाते हैं बहुत एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसके लिए और भी बहुत सारी टेक्निक होती है इसको स्टडी करने के लिए, बट ये बहुत सिंपल फॉर्म है कि अगर तुम्हें दो मिक्सचर है तो उसका तुम एक्टिविटी प्लॉट करो, और फिर एक्सपेरिमेंटली उन पे तुम एनालिटिकली उनका हाफ लाइफ टाइम डिफरेंट मटेरियल्स का, डिफरेंट आइसोटोप्स का निकाल सकते हो। ओके, तो टाइम कितना हुआ यार? काफी टाइम हो गया आज हम लोग